हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का टॉपिक बच्चों ऐसा टॉपिक है, रेयरली कोई एग्जाम होगा जिसमें उपसर्ग के बारे में ना पूछा गया हो। तो उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलके बना है। उपसर्ग उप प्लस सर्ग। उप का मीनिंग होता है समीप और सर्ग का मीनिंग होता है सृष्टि करना या रचना करना। तो नेक्स्ट हम करते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा की अगर हम बात करें बच्चों, उपसर्ग की परिभाषा में ही उपसर्ग का अर्थ छिपा है। उपसर्ग की परिभाषा में ही उसका अर्थ छिपा है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन यानी कि अर्थ को चेंज कर देते हैं या फिर उसमें विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि उपसर्ग कितनी प्रकार से कार्य करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उपसर्ग कितनी प्रकार से कार्य करता है, तो उपसर्ग 3 टाइप से काम करता है, 3 प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले तो अर्थ बदल जाते हैं। नेक्स्ट है नया शब्द बनता है। उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे लगता है तो नया शब्द बनता है। एंड थर्ड जो है, अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जिस शब्द के आगे, किसी सार्थक शब्द के आगे उपसर्ग लगता है तो उसके अर्थ में विशेषता ला देता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे हार शब्द है, हार का जो अर्थ होता है, हार का अर्थ पराजय भी होता है और हार का अर्थ गले की माला भी होता है। यहाँ पे अगर हार के साथ हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारे पास शब्द बनता है प्रहार। अब देखो, हार का मीनिंग पराजय होता है या फिर गले की माला, और यहाँ पे हमने इसके साथ प्र उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया? प्रहार। प्रहार यानी कि किसी को अटैक करना। नेक्स्ट है, हार के साथ अगर हम वी उपसर्ग लगा देते हैं, हार के साथ वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? विहार। विहार का मीनिंग होता है घूमना। विहार का अर्थ होता है घूमना। अब यहाँ पे फिर एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही अगर हार के साथ हम आ लगा देते हैं, यहाँ पे हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो हमारे पास एक नया शब्द आया, आहार। आहार यानी भोजन। तो ये हमारे पास देखो, हमने अलग अलग उपसर्ग लगाए और हमारे पास एक नया शब्द बन के आया। प्र लगाने पे प्रहार हमारे पास शब्द बना, वी लगने पे विहार बना और आ लगने पे आहार। ऐसे ही जो है उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है उपसर्ग कितने टाइप से काम करता है, 3 टाइप से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि उपसर्ग से कितनी प्रकार के शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं, या उपसर्ग विधि से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आया, उपसर्ग विधि से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। कितनी प्रकार के? 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। एक तो विलोम शब्द बनते हैं, पर्यायवाची शब्द बनते हैं और नए शब्द बनते हैं। नए शब्द या फिर नई विशेषता वाले शब्द बनते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आया कि उपसर्ग विधि से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं, तो आपने याद रखना है उपसर्ग विधि से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। विलोम शब्द बनते हैं, पर्यायवाची बनते हैं और नई विशेषता वाले शब्द बनते हैं। तो हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के शब्द बनते हैं उपसर्ग विधि से। अगर मैं विलोम शब्द की बात करूं, ठीक है, विलोम शब्द में जैसे गमन है, गमन एक शब्द है। गमन का मीनिंग होता है जाना, और अगर इसके आगे आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाता है? आगमन।
और आगमन किसका विलोम होता है? गमन का। आगमन का अर्थ होता है आना और गमन का अर्थ होता है जाना। तो यहाँ पे विलोम शब्द बना। अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें, पर्यायवाची शब्द में अगर भ्रमण शब्द है, भ्रमण के आगे हमने परि उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? परिभ्रमण। अब भ्रमण का अर्थ होता है घूमना और परि उपसर्ग लगा दिया तो इसका मीनिंग बन जाता है चारों तरफ घूमना। बात एक ही है, अर्थ एक ही बनता है, घूमना। तो ये क्या शब्द बना? ये पर्यायवाची शब्द बन गया। और एक हमारे पास आते हैं नए शब्द या फिर नई विशेषता वाले शब्द। नए शब्द या फिर नई विशेषता वाले शब्द जैसे अधि प्लस कार। कार का मीनिंग होता है करने वाला। तो हमारे पास क्या शब्द बन गया? अधिकार। अब जो अधिकार शब्द है ना तो ये पर्यायवाची शब्द है और ना ही ये विलोम शब्द है, तो हमारे पास एक नया शब्द बन गया अधिकार। तो इस तरह से 3 टाइप के शब्द बनते हैं। तो ये तो थी बच्चों उपसर्ग के बारे में बेसिक बातें। उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या होता है? जिसमें हम अक्सर गलती करके आते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है, किस में नहीं लगा, या फिर बताएं कौन सा उपसर्ग लगा है। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया कि उपसर्ग जो लगते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। अब किस शब्द के आगे लगेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो उपसर्ग किस शब्द के आगे लगते हैं? जो शब्द मीनिंगफुल होता है, यानी कि सार्थक शब्दों के आगे उपसर्ग लगता है। सार्थक यानी कि जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी निरर्थक शब्दों के आगे ना तो उपसर्ग लगता है और ना ही प्रत्यय लगते हैं। निरर्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ना उनके आगे उपसर्ग लगते हैं और ना ही पीछे प्रत्यय लगते हैं। तो हमेशा सार्थक शब्दों के आगे ही उपसर्ग लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे मान मैंने शब्द लिखा है। मान का मीनिंग होता है इज्जत या फिर रिस्पेक्ट, जिसे हम बोलते हैं मान। ठीक है। अब ये जो शब्द है मान, इसका अर्थ निकलता है, यानी कि ये सार्थक शब्द है। और इसके आगे अगर हम अप उपसर्ग लगा देते हैं, ठीक है, मान जो है सार्थक शब्द है, इसके आगे हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो हमारे पास एक नया शब्द क्या बना? अपमान। तो इस तरह से उपसर्ग अगर किसी शब्द के आगे लगते हैं तो पीछे वाला शब्द मीनिंगफुल या सार्थक होना चाहिए, उपसर्ग तभी लगते हैं। निरर्थक शब्दों के आगे कभी भी उपसर्ग नहीं लगता और बच्चे एग्जाम में अक्सर इसी तरह की गलती करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि बताएं उपसर्ग विधि से कौन सा शब्द नहीं बना? उपसर्ग विधि से कौन सा शब्द नहीं बना मीन्स क्या है कि किसके आगे उपसर्ग नहीं लगा, कौन सा ऐसा शब्द है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में इस तरह से। अगर मैं आपके पास शब्द हम बात करें, अगर हम शब्द की बात करें तो एक सुयोग शब्द है, विदेश या सुरेश, और डी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कोई नहीं। इस तरह से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए हैं, सुयोग, विदेश, सुरेश और कोई नहीं। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि बताएं कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना या फिर किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा। आपने ध्यान से देखना है बच्चों। जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तब हम क्या आंसर करके आते हैं, और अगर हमें कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता है तो तब हमारा आंसर क्या होता है। जो बच्चे करते हैं, देखो जैसे मैंने बताया कि उपसर्ग आगे लगते हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया योग और यहाँ पे सु लगा तो ये भी बना है। यहाँ पे वी लगा है और ये देश है, तो यहाँ पे भी हम सोच लेते हैं कि उपसर्ग लगा है। यहाँ पे सु लगा है और यहाँ पे रेश है, तो सोच लेते हैं कि यहाँ पे भी उपसर्ग लगा है। और हमारा आंसर क्या होता है? डी। तो हम किस पे टिक करके आते हैं?
डी आंसर पे हम टिक करके आते हैं। लेकिन अगर बच्चों ध्यान से देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, कोई भी जो सार्थक शब्द होता है उसके आगे ही उपसर्ग हमेशा लगता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे मीनिंग निकाल के देखते हैं, अर्थ देखते हैं, जैसे सु यानी कि अच्छा, और योग मीन्स जुड़ना, तो यहाँ पे उपसर्ग लगा है, योग का अर्थ निकलता है यानी कि जुड़ना। यहाँ पे वी और प्लस देश, ठीक है, देश का मीनिंग होता है अपना जो नेटिव प्लेस होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, देश। नेक्स्ट हम लिखते हैं सुरेश, तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं मीनिंग, सु प्लस रेश। अब देखो बच्चों, सु का मीनिंग तो सही है, यहाँ पे ये उपसर्ग तो ठीक है, लेकिन रेश जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, रेश का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा। कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना, सुरेश, तो आंसर हमारा होना चाहिए सी। लेकिन अगर कंसेप्ट हमें अच्छे से नहीं पता तो हम क्या करके आते हैं, आंसर डी, लेकिन आंसर होता है हमारा सी। तो हम एग्ज़ाम में क्या करके आते हैं कि हमारा आंसर सही है, लेकिन जब बाद में आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर गलत होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक शब्द है हमारे पास कुशासन, ए ऑप्शन में कुशासन है हमारे पास, बी में कुलीन है, एंड सी में हमारे पास कुपुत्र, सी में कुपुत्र, और डी में वैसे ही कोई नहीं, ठीक है, डी में हमारे पास आंसर आता है कोई नहीं। तो 4 शब्द यहाँ पे हैं। अब देखो कुशासन, कु का मीनिंग होता है बुरा, शासन का मीनिंग होता है सत्ता यानी नियंत्रण, तो यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, कु यहाँ पे उपसर्ग है और शासन जो है शब्द, तो यहाँ पे लगा है उपसर्ग। नेक्स्ट है कुलीन, ठीक है, तो कुलीन को हम बाद में देखते हैं, पहले हम आगे 2 ऑप्शन कर लेते हैं। कुपुत्र, यहाँ पे कु उपसर्ग है और पुत्र यानी कि बेटा है, तो यहाँ पे भी जो है उपसर्ग वो लगा है। डी ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो कुलीन शब्द है बच्चों, इसको ध्यान से देखना, कुलीन, यहाँ पे कु उपसर्ग तो ठीक है, लेकिन लीन जो है, लीन का कोई अर्थ नहीं बनता। अब लीन आप सोचोगे कि लीन यहाँ पे क्या है, मगन, बट यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो नहीं बनता है। जो कुलीन शब्द है बच्चों, ये उपसर्ग विधि से नहीं बना, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे प्रत्यय लगा है। कैसे हमें पता चलेगा यहाँ पे प्रत्यय लगा है, जैसे कुलीन है तो ये किन शब्दों से मिलके बना है, कुल से, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द बनेगा कुल बनेगा, और इसमें प्रत्यय जो लगा है वो ईन लगा है, तो यानी कि ये उपसर्ग विधि से नहीं बना है, ये प्रत्यय से बना है, इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, डी नहीं कि कोई नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आपने बच्चों ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है कि किस शब्द का अर्थ निकलता है, किसका अर्थ नहीं निकलता है। तो ये थे हमारे उपसर्ग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उपसर्ग किन किन शब्दों में लगते हैं। तो उपसर्ग जो लगते हैं वो संधि में भी लगते हैं और समास में भी लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग संधि में भी लगते हैं और समास में भी लगते हैं, इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग संस्कृत के भी होते हैं, उपसर्ग हिंदी के भी होते हैं, उपसर्ग इंग्लिश के भी होते हैं और उर्दू के भी होते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या पूछ लेते हैं कि बताएं संस्कृत में कितने उपसर्ग है या हिंदी में कितने उपसर्ग हैं। तो आपने याद रखना है, अगर संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत में कितने उपसर्ग है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो संस्कृत में टोटल जो है वो 22 उपसर्ग हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में 13 उपसर्ग है, और अगर उर्दू की बात करें, उर्दू भाषा की बात करें, उर्दू में 19 उपसर्ग है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो लगते हैं उपसर्ग, जैसे सब का मीनिंग होता है अधीन, आपने पढ़ा होगा जैसे सब इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है वो क्या लगा है, सब का मीनिंग होता है अधीन। या फिर कई बार आपने देखा होगा डिप्टी का मीनिंग होता है सहायक, ठीक है, तो या फिर आपने पढ़ा होगा
चीफ, चीफ का मीनिंग होता है प्रमुख, या फिर आपने कई बार पढ़ा होगा हेड, हेड का मीनिंग होता है यहाँ पे भी प्रमुख। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इंग्लिश के उपसर्ग भी आ जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का उपसर्ग का टॉपिक। मैंने बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। सो बच्चों आज की वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।